Yes, hi, hello everyone. Very good afternoon to all of you. I hope I am audible and visible. Uh, अभी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर आपको? कल जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुछ भी अब? मेरी आवाज भी ठीक है ना तो कल से तो चलिए. सो अब बात करते हैं एलओडीआर रेगुलेशंस कि वो कंप्लायंसेस जो आपके ऊपर तब लगेंगे जब आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब कौन सी सिक्योरिटीज, इक्विटी या कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड है. कंप्लायंस के टाइप बहुत सारे हैं, वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एंड इवेंट बेस्ड. तो चलिए जल्दी जल्दी इनको भी कवर करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं वन टाइम कंप्लायंसेस की. वन टाइम कंप्लायंस सबसे पहला क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को एज ए कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है. पॉइंट नंबर 7, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है या इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी आपको देनी है. अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या, 1 लाख से कम है तो क्या, आप अच्छे से जानते हो. नाउ पॉइंट नंबर 3, रेगुलेशन 9, you should have a policy for preservation of document which should be approved by the board. डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए. कैसे आप डॉक्यूमेंट कहाँ रखोगे, कहाँ मेंटेन करोगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल मोड में और वर्चुअल मोड में. और 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स, परमानेंट और टेम्पररी. चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसकी क्वार्टरली कंप्लायंसेस. क्वार्टरली कंप्लायंस की बात करते हैं. क्वार्टरली कंप्लायंस नंबर 1, इन्वेस्टर्स कंप्लेंट का स्टेटमेंट सबमिट करना है. सबसे पहला कंप्लायंस क्वार्टरली क्या करना है, जो आपको इस क्वार्टर में इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स मिली है उसकी रिपोर्ट देनी है. क्या आप रिपोर्ट ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कितनी कंप्लेन आउटस्टैंडिंग थी एड्रेस करना, ड्यूरिंग द क्वार्टर कितनी नई कंप्लेन मिली, कितनी कंप्लेन एड्रेस की, और अनरिजॉल्व कंप्लेन कितनी बची हुई है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर. कब देना है? विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. सेकंड, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर अपने आप में बहुत सारे कंप्लायंस हैं. आप क्वार्टरली रिपोर्ट इस बात की दो कि आपने ड्यूरिंग दिस क्वार्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंस के नाम पर क्या क्या किया है. कब करना है ये? अगेन क्वार्टर खत्म होने से 21 दिन में. तो सोचो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होगा कि उसके कंप्लायंस की क्वार्टरली रिपोर्टिंग करवा रहे हैं आपसे. कंप्लायंस तो करना ही है, क्वार्टरली रिपोर्ट जमा कराओ कि इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने क्या क्या कंप्लायंस इस क्वार्टर में की है. नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न. क्या ये बात हम डिटेल में एक साथ पढ़ चुके थे? शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको जमा कराना है 3 समय पर. पहला है आपकी लिस्टिंग हो उसके 1 दिन पहले. दूसरा, क्वार्टरली बेसिस पर, क्वार्टर खत्म होने से 21 दिन में. क्या होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न? वही बताना है कि कितने कितने शेयर, कौन कौन सी कैटेगरी, नाम तो नहीं बताने होते, नाम तो लाखों हैं, कौन कौन सी कैटेगरी, लाइक एनआरआई है क्या, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इनके पास शेयर्स, रिलेटिव्स. शेयर होल्डिंग पैटर्न का फॉर्मेट सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उस फॉर्मेट में आपको हर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना है. एक बार करना है लिस्टिंग होने के 1 दिन पहले, क्या पोजीशन है आपकी. एक बार करना है, मतलब हर बार करना है फिर क्वार्टरली. और एक बार कब करना है? जब भी आपकी कैपिटल की रिस्ट्रक्चरिंग हो, जिसकी वजह से कैपिटल में 2% से ज्यादा का चेंज आ जाए, तो वो होने के 10 दिन में. ये दोनों कहां लिखे हुए होंगे? ये दोनों लिखे हुए होंगे आई थिंक इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में 31(1) है, 31(1) से शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना है 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग. और शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना है 10 डेज ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एक्सीड 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. दोनों में लैंग्वेज तो सेम है. अपनी जो भी सिक्योरिटी आपकी लिस्टेड है उसके रेस्पेक्ट में आपकी शेयर होल्डिंग का पैटर्न, सिक्योरिटी होल्डिंग का पैटर्न, शेयर होल्डिंग शेयर्स के केस में बोलते हैं, अगर वो कन्वर्टिबल डेट है तो सिक्योरिटी होल्डिंग का पैटर्न आपको जमा करवाना. चलिए नेक्स्ट, क्वार्टरली कंप्लायंस. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली राइट डाउन द क्वार्टरली कंप्लायंसेस टू बी डन बाय a listed entity of which specified securities are listed on the stock exchange. Next, statement of deviation और variations. आप जानते हैं कि आपने जब आप आईपीओ लाए होंगे तब आपने बताया होगा कि पैसा कहां कहां कितना कितना प्रूव करोगे, कहां कहां कितना कितना पैसा यूज करोगे. आपने बताया था आपके आईपीओ में, ऑफर डॉक्यूमेंट में, चाहे ऑफर डॉक्यूमेंट हो,
पब्लिक इशू होगा तो ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट इशू होगा तो लेटर ऑफ ऑफर, प्रेफरेंशियल इशू होगा तो भी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। आपने कुछ तो दिया होगा कि पैसा कहाँ ले जा रहे हो और कहाँ यूज करेंगे। इनमें जो आपने बताया उसके अलावा अगर आपने जितना लगाना था उससे कम ज्यादा लगाया, डिविएशन, जहां लगाना था उसके अलावा कहीं और लगाया, वेरिएशन। तो जो पैसा आपने जहां के लिए लिया था वहां के अलावा कहीं और लगाया तो वेरिएशन हो गया, कम ज्यादा लगाया डिविएशन हो गया। इसकी आपको क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्टिंग करनी है। और कब तक करनी है? जब तक कि ये पैसा पूरा यूटिलाइज ना हो। क्वार्टरली बेसिस पर करनी है जब तक फुली यूटिलाइज ना हो जाए पैसा। मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट जानते हो ये भी आप। अगर आपकी कंपनी का आईपीओ का साइज एक लिमिट से ज्यादा है, एक 100 करोड़ से ज्यादा का आपका आईपीओ का साइज है, तो आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग एजेंसी कौन होती है आज की डेट में? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। वो मॉनिटरिंग एजेंसी का काम करती हैं। क्या करेंगी वो? इसी का कनेक्शन है, वो ही देखेगी कि आपने पैसा उसी जगह उतना ही यूज किया नहीं किया। ये भी कब तक करेंगी मॉनिटरिंग? जहां लगाना था उतना ही लगाया तो फाइल नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। अरे आप बताओ ना कहाँ करना था, कितना करना था और आपने कहाँ किया और कितना किया, वो सेम भी रहेगा तो बहुत अच्छा है। वेरिएशन डिविएशन होने पर आप पर उंगली उठेगी, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ये गलत ही जमा करवाएंगे ना ये स्टेटमेंट भी, तो भी पकड़ा जाएगा ना वो सीएस भी, उसने साइन करे हैं, सब गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करने का आरोप लगेगा आपके ऊपर। मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट, तो अगर आपका आईपीओ का साइज एक लिमिट से ज्यादा है, आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी है। वो ये काम करेगी कि क्वार्टरली बेसिस पर आपके स्टेटमेंट चेक करेगी और ये देखेगी कि पैसा आपको जहां यूज करना था आपने वहीं किया या नहीं किया। अपनी क्वार्टरली बेसिस पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड को जमा कराएगी और बोर्ड फिर ये रिपोर्ट किसको जमा करवाए? स्टॉक एक्सचेंज को। और अगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में उसने कुछ गलत बताया है कि भैया इन्होंने ये वेरिएशन किया, ये डिविएशन किया है, तो फिर बोर्ड को उस पर अपने कमेंट भी देने पड़ेंगे। Where the listed entity has appointed monitoring agency to monitor utilization of the proceed of public or right issue, तो जो भी रिपोर्ट सबमिट की है मॉनिटरिंग एजेंसी ने वो आपको क्वार्टर खत्म होने से 45 दिन में सबमिट करना है। तो क्वार्टरली बेसिस पर, और वैसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेट, क्वार्टरली कंप्लायंस चल रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना है। डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, सब कुछ नोटेड है आपके पास, वापस डिटेल में पढ़ा देता हूं। फर्स्ट 3 क्वार्टर के लिए आपको सबमिट करने हैं ऑडिटेड या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों चलेंगे। ऑडिटेड होंगे तो साथ में ऑडिट रिपोर्ट लगाना, अनऑडिटेड होंगे तो साथ में लगाना लिमिटेड रिव्यू की रिपोर्ट। क्या सबमिट करना है? क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट। क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट। रेगुलेशन नंबर भी याद करने क्या? इग्नोर करते हैं, जो जो मैंने 25 बार बोलेंगे उनको याद रख लो, और नहीं तो ठीक है आप इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पर क्या जमा करवाना है? फाइनेंशियल रिजल्ट। इसका मतलब सही मायने में तो क्या जमा होगा? उस क्वार्टर का पीएनएल। सही मायने में जमा क्या होगा? उस क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या हुआ इस क्वार्टर में। ये क्या होता है? ईयर टू डेट, क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट। इसका मतलब है लाइक अगर आप फर्स्ट क्वार्टर हो तो आप अप्रैल मई जून का जमा करवाओगे, लेकिन सेकंड क्वार्टर होंगे तो 2 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम जून जुलाई अगस्त में क्या जुलाई अगस्त सितंबर में क्या हुआ, और दूसरा कॉलम अप्रैल से सितंबर तक क्या हुआ। तो क्वार्टरली हुआ जुलाई टू सितंबर, ईयर टू डेट हुआ अप्रैल टू सितंबर। तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में तो आपको ऑप्शन है अनऑडिटेड भी करवा सकते हो, लेकिन लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ेगा। कौन करेगा? वही सीए करे, ऑडिटर ही करेगा। कितने दिन में जमा कराना है? पहली 3 क्वार्टर की तो डेट है 45 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो कुछ कंप्लायंस क्वार्टर खत्म होने से 45 दिन में है, कुछ क्वार्टर खत्म होने से 21 दिन में। 21 दिन वाले कंप्लायंस नॉर्मल है, मतलब सारे कंप्लायंस 21 दिन वाले हैं। 2 कंप्लायंस अभी तक 45 के आए हैं, एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट और एक ऑडिट। जहां दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना, मॉनिटरिंग एजेंसी, ऑडिटर, ऑडिटर, वहां 45 दिन, क्योंकि टाइम लगता है। सब्सिडरी है तो क्वार्टरली भी जमा कराने हैं, सॉरी कंसोलिडेटेड भी जमा कराने हैं, और स्टैंडअलोन के साथ साथ स्टैंडअलोन जमा करवानी है, कंसोलिडेट भी जमा करवानी है।
चलिए आगे, फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। अगर ऑडिटर ने अगर ऑडिटर ने मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसलिए पूरा पूरा पढ़ा रहा हूं कि अगर आप एक बार सुन लोगे तो चैप्टर फ्रीज हो जाएगा। आपने तो रिवाइज कर ही रखा है, फ्रीज हो जाएंगे, ब्रशअप्स हो जाएंगी चीजें। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, अगर, ये बहुत अजीब चीज है, देखो आप समझो, फाइनेंशियल रिजल्ट जमा करवाए ना आपने स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज को जमा कराने के बाद आपको न्यूज़पेपर में भी तो पब्लिश करना है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता है। कब पब्लिश हो जाने चाहिए तो मैं बताता हूं आपको। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी, ऑडिटर आकर अप्रूव ऑडिट करके जाएगा, फिर बोर्ड इन्हें फाइनली अडॉप्ट करेगा, और बोर्ड अडॉप्ट करके बोर्ड मीटिंग करेगा एक, और बोर्ड मीटिंग में उसको अडॉप्ट करेगा और फाइनली स्टॉक एक्सचेंज को जमा कराने के लिए बोल देगा सीएस को। जिस बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव हुए हैं वहां से 48 हार्स में न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाने चाहिए। आपने तो 45 दिन कहा था ना, 45 दिन तो क्वार्टर खत्म होने से 45 दिन में सबमिट हो जाने चाहिए। क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन के पहले पहले ऑडिट कमेटी, सॉरी, बोर्ड की मीटिंग हो जाए, बोर्ड अप्रूव कर दे, और बोर्ड अप्रूव करे उसके 48 घंटे में न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए। ठीक, फाइनेंशियल रिजल्ट जमा कराना है अलॉन्ग विथ मोडिफाइड ओपिनियन रिजर्वेशन। क्या होता है भैया, ये भी सिखाया था आपको। ऑडिटर आपके बुक्स में कुछ, आपके स्टेटमेंट में गलतियां बता सकता है, तो फिर सॉरी, बता सकता है, तो फिर उसे क्या बोलोगे आप, मोडिफाइड ओपिनियन। ये कब होता है, जब ऑडिटर क्या बता दे आपके ऑडिट में, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस मतलब क्या होता है, ऑडिटर जब लिखता है ना एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, इसके अलावा सब सही है, तो ये जो लिखा है कि इसके अलावा सब सही है, वो चीजें क्या कहलाती हैं, क्वालिफिकेशन। तो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ क्वालिफिकेशंस मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन या रिजर्वेशन भी अगर उसने कुछ दिए तो जमा करवाने, ये आपको पब्लिश करने हैं न्यूज़पेपर्स में। तो क्वार्टरली कंप्लायंस के नाम पर क्या क्या हुआ, बताओ क्या क्या हुआ। क्वार्टरली कंप्लायंस के नाम पर क्या क्या हुआ, इन्वेस्टर कंप्लेन का स्टेटस जमा करवाना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जमा करवाना है, तीनों चीजें 21 दिन में। स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन और डिविएशन जमा करवाना है क्वार्टरली बेसिस पर, जब तक कि पूरा पैसा यूटिलाइज ना हो जाए। मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट जमा करानी क्वार्टर खत्म होने से 45 दिन में, और क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करवाने ईयर टू डेट एंड क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट फाइनेंशियल ईयर जमा करवाने क्वार्टर खत्म होने से 45 दिन में। और यही आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करते हैं 48 घंटे में। नाउ हाफ ईयरली कंप्लायंस जो साल में 2 बार करते हैं, एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर आपको करना है हाफ ईयरली बेसिस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो भी हो उनका डिस्क्लोजर देना है, वेबसाइट पर भी पब्लिश करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 33(3) लिखा है, ये भी तो ये लिखा था, हाँ इसको समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने हैं या फाइनेंशियल रिजल्ट जमा कराने हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, दैट मेजरली मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल में 4 बार तो आप P&L जमा करवाओ और पब्लिश करो न्यूज़पेपर में, लेकिन साल में 2 बार असेट और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट भी देना होगा। मतलब बेसिक क्या मांग रहे हैं, बैलेंस शीट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस। तो लिस्टेड एंटिटी जो स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जमा करा रही है, करवाए थे ना अभी ऊपर, हाफ ईयरली बेसिस पर स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मतलब साल में 2 बार तो पूरे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग ली है। कब जमा कराने, हाफ ईयरली बेसिस पर। तो डेट क्यों नहीं लिखी, रीजन है फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में पहला हाफ ईयर खत्म हो जाएगा, तो वो तो 45 दिन में जमा कराते हो। थर्ड फोर्थ क्वार्टर के बाद ईयर खत्म हो जाएगा, और ईयर खत्म होने के बाद फोर्थ क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब सबमिट होते हैं, 60 दिन में।
क्योंकि वहां तो ऑडिट कम होना कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पर डेट नहीं लिखी, क्योंकि जब वो जमा करवाओगे तब ये भी जमा करवाना। तो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिजल्ट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ईयरली कंप्लायंस के नाम पर क्या क्या है? सबसे पहला एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना है, और ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देगा? बताइए कौन देगा? शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड कंप्लायंस ऑफिसर। शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा कराना एक्सचेंज को, ड्यूली साइंड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट। क्या सर्टिफाई करना है? कि हम शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हो? या तो इन हाउस या आउटसोर्स। ईयर खत्म होने से 30 दिन में रिपोर्ट देनी है। ये कल ही डिस्कस हो गया था। आपको हर साल क्या जमा करवानी है? स्टॉक एक्सचेंज एनुअल लिस्टिंग फीस साल खत्म होने से 30 दिन में, सॉरी साल चालू होने से 30 दिन में, तो 30 अप्रैल तक, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल है, वो वही बात है, 31 मार्च के बाद 30 दिन में जो भी स्टॉक एक्सचेंज की एनुअल फीस पे करनी है। एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑलरेडी सब बता चुका मैं, तो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। पर क्या ये ऑडिटेड होने जरूरी है? हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा होंगे ऑडिट रिपोर्ट के साथ जमा होंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन भी जमा होगा कि जो ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन बताई है, जो मॉडिफाइड ओपिनियन दी है, उनका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल रिजल्ट पर, ये जमा कराना है ईयर खत्म होने से 60 दिन में। तो ये फोर्थ क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 60 दिन में जमा होता है। नेक्स्ट, साल भर में एक बार तो एनुअल रिपोर्ट बनेगी बनेगी। एनुअल रिपोर्ट आपको किसको भेजनी होगी? शेयर होल्डर को भी और स्टॉक एक्सचेंज को भी। तो स्टॉक एक्सचेंज को कब भेजें? जब आप शेयर होल्डर को डिस्पैच करो तब। जब आप ये एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को डिस्पैच करो उसी दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजनी है। सर डाउट है, अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई चेंज हो गया तो एजीएम के बाद अगर कोई चेंज हो जाए तो चेंज वापस भेजने हैं। अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई चेंज हो तो चेंज क्या हुआ, उसका रीजन क्या था, वो भी आपको 48 आवर्स में चेंजेस भी बता। तो ईयरली कंप्लायंस के नाम पर क्या क्या पड़ा अभी तक? कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा कराना है शेयर ट्रांसफर के रेस्पेक्ट में, साइन करेंगे कंप्लायंस ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट। एनुअल लिस्टिंग फीस पे करनी है, एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट जमा करवाने हैं, एनुअल रिपोर्ट देनी है स्टॉक एक्सचेंज को। एनुअल रिपोर्ट में कोई चेंज हो जाए एजीएम के बाद तो वो भी देना है। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर। व्हाट इज दिस? एनुअल रिपोर्ट 2 किसको भेजनी है? तो ये ऑलरेडी हो चुका था ना कि जितने भी आपके सिक्योरिटी होल्डर हैं उन्हें हर साल क्या भेजनी है? एनुअल रिपोर्ट। कब भेजनी है? एजीएम के नोटिस के साथ में। एजीएम का नोटिस कब भेजते हो? एटलीस्ट एजीएम होने से 21 दिन पहले। तो यही लिखा है, एनुअल रिपोर्ट सारे सिक्योरिटी होल्डर को भेजनी है। ऑप्शन है, सॉफ्ट कॉपी में भी भेज सकते हो, हार्ड कॉपी में भी भेज सकते हो। एनुअल कंप्लायंस खत्म। नाउ इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस कौन से? शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट होने के 7 दिन में एक इंटीमेट करना है। शेयर ट्रांसफर एजेंट जब भी अपॉइंट करो, रेगुलेशन 7 का ही पार्ट है ये, और ये ऑलरेडी कवर हो चुका। जब भी आपकी लिस्टिंग हो उसके एक दिन पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न जमा कराना है, और जब भी उस आपके शेयर होल्ड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो जिसकी वजह से 2% से ज्यादा पेड कैपिटल में चेंज आ रहा है, 2% बढ़ रहा है या 2% कम हो रहा है, 2 से ज्यादा कम या 2 से ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको उसके 10 दिन में जमा करवाना है। नेक्स्ट, मटेरियल इवेंट की बात हुई थी कल रेगुलेशन 30 में। अब उसके आगे एक और चीज है 31 है। कई बार होगा जब प्रमोटर अपने आप को पब्लिक में क्लासिफाई करवा लेंगे, पब्लिक अपने आप को, कोई नॉन प्रमोटर अपने आप को प्रमोटर में क्लासिफाई करवा ले। प्रमोटर क्यों अपने आप को पब्लिक में क्लासिफाई करवाएगा? क्योंकि वो आप कंप्लायंस प्रमोटर जैसे नहीं करना चाहता। वो तो फिर सर ऐसे तो सारे प्रमोटर ही बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, उसकी एक प्रोसेस है, शेयर होल्डर की अप्रूवल है, सेबी की अप्रूवल है, उसकी एक प्रोसेस है। और अगर ऐसा करते करते कंपनी में कोई प्रमोटर ही नहीं बचा तो कंपनी क्या कहलाएगी? कंपनी विद नो प्रमोटर। फिर वैसी कंपनी अगर आज की डेट में कोई एफपीओ ला रही हो
प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, 20% वाला पढ़ा था हमने। जब भी रिक्लासिफिकेशन हो प्रमोटर का पब्लिक में, पब्लिक का प्रमोटर में, ये क्या माना जाएगा हमेशा? मटेरियल इवेंट। होने के 24 घंटे में बता देना है। बात कल भी हुई थी कि मटेरियल इवेंट जो होते हैं 24 घंटे में बताने होते हैं, तो ये भी मटेरियल इवेंट माना जाएगा, 24 घंटे में बताना। जब भी कोई कंपनी अपना अमलगमेशन मर्जर में जाए, तो अमलगमेशन मर्जर की जो स्कीम है वो एनसीएलटी से अप्रूव करवाने के पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूव करवाना है। हो गई थी तो कल बात। नेक्स्ट, कोई शेयर आपके पास आया ट्रांसफर के लिए, स्प्लिट के लिए, कंसोलिडेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, फ्रेश इशू सर्टिफिकेट के लिए, डुप्लीकेट इशू ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, ये आते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? जल्दी बताओ क्या? विद इन 30 डेज ऑफ सच लॉन्चमेंट, जो उसकी रिक्वेस्ट उसके 30 दिन में आपको उसे सर्टिफिकेट इश्यू करने पड़ेंगे। और कहा? डिमेटलाइज। तो फिर शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि वो स्टॉक कंपनी को बताए कि भैया मेरे शेयर गुम गए, डुप्लीकेट इशू करो। तो जब भी कंपनी को बताए, कंपनी भी फिर आगे बताए, तो लिस्टेड एंटिटी सबमिट करे इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और जब भी उसे फिर आपने क्या इशू किया? डुप्लीकेट। इसकी डिटेल आपको, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मेरे शेयर गुम गए, मुझे डुप्लीकेट इशू करो, वहां से 2 दिन में आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति आपके पास किस चीज के लिए आता है? शेयर ट्रांसफर के लिए। क्यों आएगा इनके पास? फिजिकल होंगे तो आएगा। हमसे मना किया हुआ है फिजिकल शेयर्स के ट्रांसफर इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, जरूरत नहीं है ये पढ़ने की आज, क्योंकि आज के डेट में कोई आएगा ही नहीं, और आएगा तो हम उसको फिजिकल में ट्रांसफर करेंगे नहीं। ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट 15, इस ट्रांसफर के लिए 15 दिन में रिस्पॉन्ड करना। ट्रांसमिशन समझते हो, फादर की डेथ हो गई, बेटे को शेयर मिल रहा है, ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई किया, 7 दिन में एक्शन लेना। नेक्स्ट, रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर, ये दोनों अच्छे से जानते हो। जब जब भी कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होगा, कोई कॉर्पोरेट एंटाइटलमेंट मिलेगा, तो पहले क्या डिसाइड किया जाएगा? कौन एक्चुअल हमारे इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है। उसके लिए क्या किया जाता है? बुक्स क्लोज। और जिस दिन की रिकॉर्ड फाइनल किए जाएंगे उस दिन क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड डेट। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने के कुछ दिन पहले किसको इंटीमेट कर दें? स्टॉक एक्सचेंज को। जनरल रूल क्या है? 7 दिन पहले इंटीमेट कर दें स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारा इस दिन से इस दिन तक क्या रहेगा? बुक क्लोजर, और ये डेट रहेगी रिकॉर्ड डेट, ताकि वो आगे किसको इंटीमेट कर दें? अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर्स। क्योंकि ड्यूरिंग द बुक क्लोजर शेयर की ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सकते। रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोज, इन केस में तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करनी ही करनी है। डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, राइट या बोनस आना हो, डिबेंचर का कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, डिबेंचर का कन्वर्ट करना हो इक्विटी में, कोई राइट एंटाइटलमेंट मिल रहा हो, कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने हो, इनमें तो होना ही होना है बुक क्लोजर। बुक क्लोजर के 3 दिन पहले बताना है, राइट इशू है तो, और अदरवाइज आपको 7 दिन पहले बताना है। हर कंपनी को एक फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन करनी जरूरी है, जिसमें कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो जो भी एलओडीआर में इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर लिखने को बोला है वो इन्फॉर्मेशन वहां होनी चाहिए। जब भी इन्फॉर्मेशन में कोई अपडेशन आए, आपको 2 दिन में उसे अपडेट करना पड़ेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर है वो जब भी चेंज हो, उसके 2 दिन में आपको वेबसाइट चेंज करनी पड़ेगी। कि जितने भी कंप्लायंस आपने अभी पढ़े, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, इवेंट बेस्ड, ये सारे कंप्लायंस आप किसको जमा कराओगे? स्टॉक एक्सचेंज को। कौन से फॉर्मेट में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक। और कौन सा है वो? एक्सबीआरएल पढ़ लिया होगा अब तो आपने स्टॉक कंपनी लॉ में, तो एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो एक्सबीआरएल वाले फॉर्मेट में आपको स्टॉक एक्सचेंज को जमा करवाने होंगे ये सब ऑनलाइन। टॉप 1000 पर क्या लगता है? टॉप 500 पर क्या लगते हैं? टॉप 2000 पर क्या लगते हैं? आई थिंक ये आपके पास अच्छे से आपको समझ में आता है। ऑलरेडी ये मैं डिस्कस कर चुका था, और कंपनी लॉ में आपको समझ में आता है, ये वही का मैटर है। आज का लास्ट डिस्कशन। अब ये क्या है? क्या ही है?
स्पेसिफाइड कंप्लायंस उन लोगों के लिए जिनकी क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मतलब या तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस अगर लिस्टेड है। क्यों कन्वर्टेबल है तो क्या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में ऊपर काउंट हो गए, उनके लिए मेन कंप्लायंस है, इनके लिए अलग से ये कंप्लायंस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वार्टरली कंप्लायंस पूछ सकते हैं, हाफ ईयरली कंप्लायंस पूछ सकते हैं, एनुअल कंप्लायंस पूछ सकते हैं, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्टेड है तो कॉमन ऑब्लिगेशन तो सबके लिए थे, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस क्या है अगर आपकी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्टेड है। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले तो जब जब भी कंपनी इन लोगों से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रही है, ऑल्ट्रेशन कर रही है उनकी सिक्योरिटीज में, ऑल्ट्रेशन कर रही है इंटरेस्ट की डेट में, रिडम्पशन की डेट में, फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर रही है, इन सब चीजों की क्या हो रही है कंपनी में, बोर्ड मीटिंग। तो इन सब चीजों के लिए अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है तो उस बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है किन चीजों से रिलेटेड मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं वहां, ऑल्ट्रेशन इन द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी, ऑल्ट्रेशन इन द डेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रिडम्पशन, ऑल्ट्रेशन या फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हो रहे हैं, फंड रेजिंग डिस्कस कर रहे हो आप बाय वे ऑफ इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर मैटर जिनसे उनका राइट इफेक्ट हो रहा है, इनसे रिलेटेड मैटर को डिस्कस करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो। बोर्ड मीटिंग बुलाने के 2 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज को नेक्स्ट इंटीमेशन, आपकी हो रही है एजीएम या एजीएम, या तो आपकी एजीएम या एजीएम हो रही है। मुद्दा क्या है, पहला मुद्दा फाइनेंशियल रिजल्ट्स का अप्रूवल, दूसरा मुद्दा बताओ क्या है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के थ्रू हो रहा है आपका कोई नया इशू, फंड रेजिंग, लिस्टेड आपकी कंपनी, लेकिन ये कोई मुद्दे डिस्कस करने हैं आपको, उसके जब आप नोटिस डिस्पैच करो उसी समय स्टॉक एक्सचेंज को बता देना। या अगर आप मीटिंग के केवल किसको बुला रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के होल्डर्स की, और उसमें जो मुद्दे डिस्कस होंगे विच में अफेक्ट द राइट एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द होल्डर्स, तो ऐसी मीटिंग करो, क्या नोटिस भेजो, तब आप स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट कर दो। इनको भी फाइनेंशियल रिजल्ट कौन से सबमिट करने हैं, क्वार्टरली, 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। फाइनेंशियल रिजल्ट बनाओ, इनको भी बनाना है, सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंज को 45 दिन में, लेकिन बनाने के बाद आपको डिबेंचर ट्रस्टी को भी भेजना है। अगर कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी है तो, और कब होंगे, जब डिबेंचर इशू हुए होंगे आपके, प्रेफरेंस में तो नहीं, डिबेंचर इशू हुए तो फाइनेंशियल रिजल्ट की कॉपी डिबेंचर ट्रस्टी को भेजनी है। फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट हो गए थे ईयर खत्म होने से 60 दिन में, तो फाइनेंशियल रिजल्ट इन सुनिए सर ये क्या है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट थे, तो यहाँ क्या आएंगे, एनुअल फाइनेंशियल, सेम प्रोविजन 60 डेज। यहां तक तो सर कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा, ये दोनों टॉपिक तो कॉमन है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट और एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट, बस फाइनेंशियल की कॉपी किसको भेजनी है, डिबेंचर ट्रस्टी। बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना है स्टॉक एक्सचेंज को, और जब भी एजीएम एजीएम बुलाओ इन मुद्दों के लिए तो उसका नोटिस भेजना है स्टॉक एक्सचेंज। एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया। डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी कवर, सिक्योरिटी कवर में बताओ क्या क्या कवर होगा, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। सिक्योरिटी कवर का डिस्क्लोजर आपको कब देना है, जब भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट जो छपेंगे ना क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयर टू डेट, उसमें आपको बताना है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी है और आप 100% सिक्योरिटी कवर मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना सिक्योरिटी कवर मेंटेन किया हुआ है आपने, आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में बताना होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। क्रेडिट रेटिंग करवानी होती है क्या, डिबेंचर इशू करना है तो, हाँ। क्या हर साल उसका सर्विलियंस करवाना होता है, क्या लिख रहे हैं, जो भी रेटिंग आपने ली है
वो साल भर में एक बार तो एटलीस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करे, रिव्यू। नेक्स्ट, आप चूंकि डिबेंचर या प्रेफरेंस लेकर बैठे हो, इसलिए आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता होगा, डिविडेंड देना पड़ता होगा, ड्यू डेट आती होगी। तो जब भी आप ये इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर दें, उससे एक दिन में आप सर्टिफिकेट इशू कर दें स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया हम पेमेंट कर चुके इंटरेस्ट या डिविडेंड का। ठीक। अलग से कंप्लायंस क्या है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू है तो कुछ इन चीजों के लिए बोर्ड मीटिंग करो, पहले बता देना। एजीएम ईजीएम करो फाइनेंशियल रिजल्ट या एनसीडी इशू करने के लिए, या ऐसे मैटर जिनसे राइट अफेक्ट हो रहा है वो करने के, ऐसी मीटिंग करने के पहले जब आप नोटिस भेजो उस समय स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देना। नेक्स्ट क्या करना है, क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर सबमिट करने हैं, एनुअल फाइनेंशियल ईयर सबमिट करने हैं, फाइनेंशियल ईयर डिबेंचर ट्रस्टी को भी देने हैं। सिक्योरिटी कवर का डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल ईयर में देना है कि हमारे पास सिक्योरिटी कवर है तो क्या है तो कितना। क्रेडिट रेटिंग साल पहले तो करवानी है, साल में एक बार रिव्यू करवानी है, और सर्टिफिकेट इस बात का कि स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट सर्टिफिकेट जमा करवाना है कि भैया हमने इंटरेस्ट डिविडेंड का पेमेंट कर दिया है। कब जमा कराना है सर्टिफिकेट, ड्यू डेट के एक दिन बाद, इसकी ड्यू डेट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पेमेंट की। अब अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी एलओडीआर के रूल्स का नॉन कंप्लायंस करे तो सेबी एक्ट में या दूसरे रेगुलेशन में जो हो सकता है वो हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और हो सकता है। सेबी क्या लगा सकती है आप पर, सही बताऊं तो ये सेबी नहीं लगाएगी, कौन लगाएगा, स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि एग्रीमेंट उसके साथ हुआ था। फाइन लगा सकता है, आपकी ट्रेडिंग को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकता है, आपके डीमैट अकाउंट को क्या कर सकता है, फ्रीज, सब कर सकता है। नेक्स्ट, सीएस इन प्रैक्टिस का क्या रोल है। सीएस इन प्रैक्टिस का क्या रोल है। आपको ईयरली कंप्लायंस में कंप्लायंस पढ़ाया था 7(3), कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना है आपको कि हम शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। ये किसको देना है, इन हाउस लोगों को ही देना था, शेयर ट्रांसफर एजेंट का रिप्रेजेंटेटिव और कंप्लायंस ऑफिसर। अब हम यहां आते हैं, सीएस का क्या रोल है एलओडीआर में। तो देखो यार, ये एम्प्लॉयमेंट वाले का क्या रोल है तो आप जानते हो, कंप्लायंस करना कंप्लायंस करना कंप्लायंस, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ऊपर ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था हमने। और उसके अलावा एक ईयरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी इसको जमा करवाना था, शेयर ट्रांसफर एजेंट वाला, वो भी हो गया था। ठीक है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कंपनी सिक्योरिटी इन प्रैक्टिस का क्या रोल है। पहला रोल है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। हम ट्रांसफर विद इन द टाइम कर रहे हैं, ट्रांसफर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस बात का सर्टिफिकेट आपको एक प्रैक्टिसिंग सीएस से साल में एक बार लेना है। पहले कंप्लायंस हाफ ईयरली था, इसको ईयरली करते हैं। तो एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लायंस कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी ट्रांसफर लॉ के अकॉर्डिंग कर रही है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। साल में एक सर्टिफिकेट आपको से प्रैक्टिसिंग सीएस से ये भी लेना है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इन्होंने साल भर में क्या क्या कंप्लायंस किया। तीसरा, लिस्टेड कंपनी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का हर साल सेक्रेटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी है। चौथा सर्टिफिकेट कि कोई भी डायरेक्टर ना तो डिबार्ड है ना डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड डायरेक्टर इन द कंपनी। चार सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग सीएसए लेने, शेयर ट्रांसफर के रेस्पेक्ट में कि हम सही से कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस क्या क्या किया हमने साल भर में उसके कंप्लायंस कर रहे हैं, इस बात का सर्टिफिकेट प्रैक्टिसिंग सीएसए लेना है। सेक्रेटरी ऑडिट तो वो करेगा ही कंपनी की और उसकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी की, और डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेशन भी आपको सीएस से लेना है। तो भैया ये मेरी तरफ से आईसीडीआर और एलओडीआर दोनों खत्म। अब कल हुई तो कल, अदरवाइज परसों हम पढ़ेंगे डीलिस्टिंग। लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग के कंप्लायंस हो गए, अब डीलिस्टिंग पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो आप कितने से लोग आते हैं, आप समझो। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।